हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ 5। आज हम लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। आज हम करेंगे कूलॉम्स लॉ पे कुछ बेहतरीन से सवाल। और हमारा जो पहला सवाल होगा वो होगा ए चार्ज Q इज डिवाइडेड into two parts such that when these parts are kept at some distance, at some separation, the force between them is maximum. Find charge on each part. ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई चार्ज Q है, उसे हमने दो टुकड़ों में या दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से बांटा है कि जब इन पार्ट्स को हम कुछ डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, और हमें निकालना है हर पार्ट पे कितना चार्ज है। तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। मान लो हमने चार्ज Q को x और Q माइनस एक्स में बांटा है। अब इस x और Q माइनस एक्स पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अगर हम इस x को और Q माइनस एक्स को डी सेपरेशन पे रख दे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा x Q माइनस एक्स के x Q माइनस एक्स डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के क्यू एक्स बाई डी का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई में डी का स्क्वायर। हमें फोर्स की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। और फोर्स किसका फंक्शन है? फोर्स किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास कोई क्वांटिटी y अगर एक्स का फंक्शन हो और हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं dy बाई डी एक्स को जीरो पुट। हम यहाँ पे करेंगे डी एफ बाई डी एक्स को जीरो पुट। डी एफ बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यूब बाई डी स्क्वायर माइनस के टू एक्स बाई डी स्क्वायर। इसको हम करेंगे जीरो पुट। के कॉमन कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा Q माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q बाई टू। मतलब हमें इस चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में Q बाई टू और Q बाई टू में डिवाइड करना होगा, ताकि अगर हम इनको कुछ डिस्टेंस पे रखें तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका नाम है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड चार्ज। पहले ये करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो चार्जेस गिवन होते हैं और हमें थर्ड चार्ज को उनके बीच में या उनके आसपास कुछ इस तरह से रखना होता है कि जो थर्ड चार्ज है हमारा वो कैसा हो, वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, मान लो हमारे पास चार्ज Q है, चार्ज 4Q है, और हमें
एक चार्ज Q को रखना है अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q एंड 4Q, ताकि हमारा जो थर्ड चार्ज Q है वो किस में रहे, वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, और इनके बीच में हमें गिवन है डिस्टेंस L। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज Q along the line joining Q and 4Q such that charge small q remains in equilibrium। हमें इस थर्ड चार्ज Q को अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q एंड 4Q पे कुछ इस तरह से रखना है ताकि हमारा जो चार्ज Q है वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। सो इसका सॉल्यूशन आप इसे एक बार ट्राई करो। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये चार्ज Q, ये 4Q, और हमें रखना है अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q एंड 4Q। मान लो हम चार्ज Q को रखें इधर, अगर हम चार्ज Q को रखेंगे इधर तो ये वाला प्लस Q इस पे लगाएगा इधर फोर्स, और ये वाला 4Q भी इस पे लगाएगा इधर ही फोर्स। तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होंगे, तो ये वाला पार्टिकल तो ये वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला। अब मान लो हम इस चार्ज को रखें इधर, तो Q भी लगाएगा इस पे इधर ही फोर्स, 4Q भी लगाएगा इस पे इधर ही फोर्स, नेट फोर्स इस पे आएगा इधर, तभी ये पार्टिकल Q या ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब चार्ज Q को हम अवे फ्रॉम Q एंड 4Q तो नहीं रख सकते, मतलब चार्ज Q को हम मिडिल ऑफ Q एंड 4Q ही रख सकते हैं। अब मान लो हमने चार्ज Q को इस बड़े Q से x डिस्टेंस पे रखा और हमें इनके बीच में L डिस्टेंस दे रखी है, तो Q और 4Q के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, L माइनस x, और ये जो 4Q है वो इस पे लगाएगा फोर्स इस तरफ, फोर्स बाई 4Q, और ये लगाएगा इस पे इधर, मतलब बीच में है वो ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या कंडीशन है कि फोर्स बाई 4Q ऑन Q इज इक्वल टू फोर्स बाई Q ऑन Q। फोर्स बाई 4Q कितना होगा, K 4Q Q डिवाइड बाई में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फोर्स बाई Q कितना होगा, K Q Q डिवाइड बाई में x का होल स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया, इस Q से ये वाला Q गया, हमारे पास बचा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंस x भी लेंथ है, L माइनस एक्स भी लेंथ है, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं। अंडर रूट लेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू L, x की वैल्यू आ गई हमारे पास L बाई 3। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी L बाई 3, तो L माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2L बाई 3। ये वाला डिस्टेंस था छोटा, ये वाला डिस्टेंस था बड़ा, ऐसा क्यों, ये आना स्वाभाविक था। 4Q पे जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा ये, और इस पे जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा ये, मतलब इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है तो इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा कब होगा, सिंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, सो D इस केस में क्या आना चाहिए हमारे पास छोटा, और वो छोटा आया, तो हमने जो भी काम किया है वो सब सही किया है। अब ये सेम ही प्रॉब्लम है, बस मैं वैल्यूज चेंज करूंगा कुछ। इसको मैं ले रहा हूं -9Q। अब हम चार्ज Q को कहां पे रखें, अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q एंड 9Q, ताकि जो हमारा चार्ज
क्यू है वो कहाँ पे रहे, वो किस कंडीशन में रहे, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम चलते इसके सॉल्यूशन पे। ये हमारा चार्ज Q, ये हमारा चार्ज -9Q। अब अगर हम इस चार्ज Q को बीच में रखेंगे कहीं, तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, -9Q की वजह से एट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज Q इस बार बीच में तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला, मतलब ये वाला प्लस Q बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब तो हमें इसे अवे फ्रॉम चार्जेस ही रखना पड़ेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्या हम इसको इधर रख सकते हैं? देखते हैं इधर रख के। ये चार्ज ही बड़ा होगा, ये डिस्टेंस भी छोटा होगा, मतलब कि 9Q की वजह से लगने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। और इस ये Q का मैग्नीट्यूड भी छोटा, डिस्टेंस भी बड़ी, तो इस Q की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत छोटा होगा। मतलब अभी भी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये वाला Q भी इधर नहीं रह सकता, मतलब ये वाला Q किधर रह सकता है, ये वाला Q रह सकता है इसी पोजीशन पे। अब इस Q की वजह से लगेगा फोर्स इस तरफ, -9Q की वजह से लगेगा फोर्स इस तरफ। सिंस ये Q का मैग्नीट्यूड छोटा जरूर है बट इनके बीच में डिस्टेंस भी छोटी है, और इस Q का भले ही मैग्नीट्यूड बड़ा हो पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बड़ी है, मतलब फोर्स है इस बार एक दूसरे का फोर्स न्यूट्रलाइज हो सकता है, एक दूसरे का फोर्स कैंसिल हो सकता है, और ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो फोर्स बाई Q इज इक्वल टू फोर्स बाई 9Q। किस पे? ऑन चार्ज Q, ऑन चार्ज Q। मान लो ये डिस्टेंस हो गई हमारी x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास L प्लस x। सो फोर्स बाई Q ऑन Q इज इक्वल टू फोर्स बाई -9Q ऑन Q। ये क्या हो जाएगा? K Q और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? x का स्क्वायर K -9Q डिवाइड बाई में L प्लस x का होल स्क्वायर। इस K से ये K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, हमारे पास आ गया L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। सिंस दोनों तरफ लेंथ है हम अंदर रूट ले सकते हैं। हमारे पास आ गया L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई L, x की वैल्यू हमारे पास आ गई L/2। मतलब ये जो चार्ज Q है वो इस Q से L/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए, और इस बड़े Q से L प्लस L/2 मतलब 3L/2 डिस्टेंस पर होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे और कुछ अच्छे और एडवांस इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस में एसएचएम को इन्वॉल्व कराते हैं। सो एसएचएम इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स। मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसमें क्या दे रखा है? ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे एक चार्ज Q दे रखा है -a,0 पर, यहाँ पे एक चार्ज Q दे रखा है a,0 पर, और हमें दे रखा है यहाँ पे चार्ज Q जिसका मास है m। हमें क्या करना है? हमें कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ, कंसीडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसीडर करना है। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, इज स्मॉल q इज एट इक्विलिब्रियम। क्या ये जो छोटा q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पर है?
इस बड़े क्यू की वजह से इस पे लगेगा फोर्स इधर, और इस क्यू की वजह से भी लगेगा सेम फोर्स इधर। फोर्स की वैल्यू सेम क्यों होगी? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया कि क्यू हमारा किस पे है? इक्विलिब्रियम पर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अलोंग है, ये अनस्टेबल के अलोंग है, और अलोंग वाई एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लो एक बॉल हमारे पास पड़ी है यहाँ पे, ए बॉल, और एक बॉल हमारी ये यहाँ पे, बॉल बी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर हम बॉडी पे कोई फोर्स लगाए, और वो बॉडी वापस उसी प्लेस पे आ जाए तो उसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस बॉल पे इधर फोर्स लगाए तो ये वापस नीचे आएगी। फोर्स कैसा होना चाहिए? छोटा सा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें फोर्स लगाए तो ये वापस बॉडी नीचे आएगी, अगर हम इस पे फोर्स लगाए तो ये बॉडी वापस नीचे आ जाएगी। मतलब ये वाली पोजीशन कैसी होगी हमारी? ये वाली पोजीशन होगी हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए किसी डायरेक्शन में तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में चलती जाए। अगर हम इस बॉडी पे इधर फोर्स लगाए तो ये वाला पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलता जाए। अगर हम इस ए वाली बॉल पे इधर फोर्स लगाएंगे तो ये वाली बॉडी नीचे चले जाएगी, अपने पोजीशन को छोड़ देगी। तो ये वाली हमारी कैसी होगी? ये वाली होगी हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। तो आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं। अगर हम इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा इधर लेके आए तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। अगर मान लो हम इसे x डिस्टेंस इधर लेके आए और इनके बीच में कितनी हो जाएगी? इनके बीच में हो जाएगी a प्लस एक्स। ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, सो ऊपर न्यूमरेटर सेम होगा। ये वाली डिस्टेंस छोटी है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस बड़ी, इसका फोर्स कम होगा। मतलब ये बॉडी वापस इसी तरफ आनी चाहिए, ये वाला चार्ज भी वापस इसी तरफ आना चाहेगा। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस तो कैसा इक्विलिब्रियम है? अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस कैसा इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम इस चार्ज क्यू को इधर लेके आ जाए तो इस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, और इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होकर चार्ज क्यू को ऊपर लेके जाएगा। सो अलोंग वाई एक्सिस कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम इसी का थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करना है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? if small charge q is slightly displaced along x axis, अगर इसे हम x एक्सिस के अलोंग स्लाइटली छोटा सा डिस्प्लेस कर दे, एकदम चुन्नू सा डिस्प्लेस कर दे, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट q will perform SHM and also find
टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। अब हम इससे करते हैं प्रूव। आप लोग, ये एक अच्छा सवाल है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और कम से कम इस क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट ट्राई करो, फिर वीडियो पे वापस आओ। आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशन को। एसएचएम की पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सो मान लो अगर हम इस Q को यहां से यहां हल्का सा x डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस डायरेक्शन में, इस Q की वजह से फोर्स लगेगा इधर और इस Q की वजह से फोर्स लगेगा इधर। मैंने ये एरो छोटा बनाया, ये एरो बड़ा बनाया, इसका मतलब क्या है कि फोर्स बाय Q कैसा है, बड़ा है किससे, इससे। तो हमारा जो F नेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा होगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स बड़ा क्यों है, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसी है, छोटी है। डिस्टेंस छोटी होगी तो फोर्स बड़ा होगा और इनके बीच में डिस्टेंस बड़ी है तो फोर्स कैसा होगा, छोटा होगा। तो हमारा एफ नेट आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और फोर्स है इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल है। मतलब एसएचएम की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके, एक्स के। इसको हम प्रूव करते हैं। मान लो ये इस पे लगा रहा है F2 फोर्स और ये इस पे लगा रहा है F1 फोर्स। F1 फोर्स की वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां लेके आ जाए, जो कि यहां से x दूरी पे है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगी a माइनस एक्स और इनके बीच में डिस्टेंस होगी a प्लस एक्स। F1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी k क्यूब डिवाइड बाय में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और F2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, F2 की वैल्यू होगी k क्यूब डिवाइड बाय में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F1 बड़ा है किससे, F2 से। सो हम F नेट को कैसे लिख सकते हैं, हम F नेट को लिख सकते हैं F1 माइनस F2। F नेट को हम कैसे लिख सकते हैं, F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है k क्यूब डिवाइड बाय में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस k क्यूब डिवाइड बाय में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। k क्यूब को हम ले ले कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, k क्यूब नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स a प्लस एक्स का कंबाइन होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, यहां से एक a स्क्वायर आएगा, यहां से एक a स्क्वायर आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, जो भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2ax माइनस 2x, जो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4ax। हमारे पास फोर्स क्या आ गया, हमारे पास फोर्स आ गया 4k क्यूब ax डिवाइड बाय में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें तो क्या प्रूव करना था कि फोर्स है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे डिनोमिनेटर में x आ गया, और हमें दे रखा है कि q स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है, मतलब स्लाइटली मतलब x है वो बहुत ज्यादा छोटा है, x है वो बहुत ज्यादा छोटा है किसके कंपैरिजन में, a की कंपैरिजन में। ये हमें दे रखा है, इसका पता हमें कहां से पता चला, स्लाइटली डिस्प्लेस से पता चला कि x है वो हमारे a से बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में a की सामने बहुत छोटा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट। हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4, एक a से a के कटेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब। हमने फोर्स को x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया, मतलब हमने
क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया कि हमारा जो क्यू है वो क्या करेगा, वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब हम निकालते इसका टाइम पीरियड। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं m dv/dt। मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन को a नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने a ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए मैं एक्सीलरेशन को dv/dt लिख रहा हूं। हमारे पास dv/dt की वैल्यू क्या आ गई, 4k x डिवाइड बाई m a3। और हमने पढ़ रखा है कि dv/dt क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4k/m a3। यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4k डिवाइड बाई m a3। यहां पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया। यहाँ पे जो ओमेगा है, अगर आपको यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो हमारा ओमेगा क्या होता, हमारा ओमेगा होता एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो आपको इक्वेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और ऐसे ही एक और प्रॉब्लम करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमारे पास रखा हुआ है चार्ज क्यूब, यहां पे हमारे पास है चार्ज क्यूब, ये चार्ज रखा हुआ है a,0 पे, ये चार्ज रखा हुआ है -a,0 पे, और यहां पे रखा हुआ है -q जिसका मास है m। पिछले वाले के सेम क्वेश्चन, क्या ये चार्ज -q इक्विलिब्रियम पे है, ये +q इस चार्ज को खींचेगा इधर अपनी तरफ, और ये +q भी खींचेगा अपनी तरफ। चार्जेस के मैग्नीट्यूड है सेम, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है सेम, तो ये -q हमारा इक्विलिब्रियम पर है। दूसरा क्वेश्चन, एक्स एक्सिस के अलोंग इसके पास कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर हम इस -q को यहां से यहां पे रख दे, जो कि यहां से x डिस्टेंस दूरी पे है, तो इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा a + x, और यहां पे हो जाएगा a - x। ये वाला +q इसे खींचेगा इधर, ये वाला खींचेगा इसको इधर। सिंस मैग्नीट्यूड चार्जेस के सेम है, ये दूरी कम है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, और ये वाला फोर्स कम होगा, क्यों, दूरी ज्यादा है। सो ये वाला -q इधर चलता ही चले जाएगा। सो अलोंग x एक्सिस इसके पास कैसा इक्विलिब्रियम है, इसके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये चार्ज q यहां पे आ जाए, जो कि यहां से है y डिस्टेंस पर, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, a² + y²। ये वाला कितना हो जाएगा, a² + y²। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ही। सो हाइपोटेनस थ्योरम से या पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं। ये +q इस -q को खींचेगा अपनी तरफ,
ये प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा अपनी तरफ, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से ऐड होके इस माइनस क्यू को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लाना चाहेंगे। सो हम कह सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, हमारे इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होगा, वो होगा हमारा इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा कि अगर माइनस क्यू को, इफ माइनस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along y-axis, then prove that minus q will perform SHM and also find its time period. So ये पिछले वाले के सिमिलर क्वेश्चन ही है। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम इस माइनस क्यूब को y के अलोंग स्लाइडली डिस्प्लेस कर दें, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा बड़ा लेके दिखा रहा हूं, बल्कि है ये छोटा सा बड़ा इसलिए क्या, ताकि आपको चीजें आसानी से दिखे। मान लो ये यहां से y डिस्प्लेस हुआ है और ये y बहुत ज्यादा छोटा है। y कैसा है, y हमारा बहुत ज्यादा छोटा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। सो इस माइनस क्यू पे ये क्यू लगाएगा फोर्स इधर, ये वाला प्लस क्यू भी फोर्स लगेगा इधर। हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन के अलोंग, और इन दो फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब हमारा एफ नेट है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। मतलब एसएचएम की पहली कंडीशन तो हमने कर ली फुलफिल। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, जो कि है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए। अब हम इसे करते हैं प्रूव। मान लो ये क्यू चार्ज यहां से वाई डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्टेंस हमें ए दे रखी है, ये डिस्टेंस भी हमें ए दे रखी है। इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर, इस प्लस क्यू की वजह से भी फोर्स लगेगा इधर। अब मान लो सॉरी इस प्लस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर, इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर। अब मान लो हमारे ये एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं ये एंगल भी होगा थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। एफ कोस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 2f साइन थीटा एफ नेट होगा। सो हम लिख सकते हैं एफ नेट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 2f साइन थीटा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 2k डिवाइड बाई में ये डिस्टेंस d कितनी होगी, ये डिस्टेंस d होगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन थीटा हमारा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है अपना वाई, हाइपोटेनस कितना है डी, डी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया 2k क्यू क्यू वाई डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से आई पावर 1, ये स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से पावर आई हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2। सिंस हमें दे रखा है कि y है वो बहुत छोटा है, सो y की वैल्यू a से बहुत ज्यादा छोटी होगी। हम इसे लिख सकते हैं 2k क्यूब y डिवाइड बाई में, ये y बहुत ज्यादा छोटा है a के रेस्पेक्ट में, सो हम इसे कर सकते हैं नेगलेक्ट कैलकुलेशन में। हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब a क्यूब। हमने प्रूव कर लिया कि जो f नेट का मैग्नीट्यूड है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, हम इसे लिख देंगे m dv/dt इज इक्वल टू 2k क्यूब क्यूब y डिवाइड बाई में a का क्यूब। हमने एक्सीलरेशन को a नहीं लिखा क्योंकि हमने a पहले ले रखा है, हमने एक्सीलरेशन को रखा dv/dt। यहां से हमारे पास dv/dt की वैल्यू क्या आ गई 2k क्यूब क्यूब वाई बाई में एम ए क्यूब, ये होता है ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल। यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 2k क्यूब क्यूब डिवाइड बाई में एम ए क्यूब। यहां से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो आपके दोनों अच्छे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पहला अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वाला और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वाला। अब हम आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छा। अब हम एक और सवाल करते हैं। सवाल हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड हमें L दे रखी है, जिसकी साइड हमें L दे रखी है। हमें ये बोला गया है कि इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे हमारे पास चार्ज Q है, चार्ज Q रखे हुए इस स्क्वायर के वर्टेक्स पर, पॉजिटिव Q चार्जेस रखे हुए हैं। सेंटर से h डिस्टेंस दूर, मतलब ये हमारी प्लेट है, यहां से h डिस्टेंस दूर, यहां से h डिस्टेंस दूर, या मान लो ये हमारी प्लेट है और यहां से h डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। हमें निकालना है इस Q पे लगने वाला नेट फोर्स, हमें निकालना है इस Q पे लगने वाला नेट फोर्स। सो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, 3D इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। सो आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये डिस्टेंस हमें h दे रखी है, सबसे पहले हम इस Q की वजह से फोर्स निकालते हैं। सो इनके बीच में डिस्टेंस होगी ये d, इस d को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, h हमें दे रखा है और ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी L/√2। ये वाली लेंथ, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √2L, √2L/2, L/√2। सो इस d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d² = L² / 2
प्लस में एच स्क्वायर। अब हम इस पोर्शन को निकालते हैं बाहर, इस पोर्शन को हमने निकाल दिया बाहर। ये हमारी L/√2, ये है हमारा h, ये है हमारा d। ये मान लो हमारी स्क्वायर प्लेट है, ये मान लो हमारी स्क्वायर प्लेट है, और यहां से h डिस्टेंस पे चार्ज q रखा हुआ है। ये वाला चार्ज q इस पे फोर्स लगेगा इधर, ये वाला q लगेगा इस पे फोर्स इधर, ये वाला q लगेगा इस पे फोर्स इधर, और ये वाला फोर्स लगेगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा उधर। सबसे पहले हम इस चार्ज की वजह से बात करते हैं। ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स इस तरफ। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, या चलो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी होगा हमारा थीटा। यहाँ पे आएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा हमारा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस चार्ज क्यू की वजह से फोर्स आएगा इधर, ये होगा हमारा एफ साइन थीटा, ये होगा हमारा एफ कॉस थीटा। इन दो फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, वो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अब हम इन दो से बात करें, सो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे, वो लगेगा कुछ इधर, कुछ इस तरफ, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कुछ इस तरफ। एक फोर्स होगा इस तरफ, एक फोर्स होगा इस तरफ। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होके क्या बन जाएंगे, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये दो फोर्स थे हमारे ऐसे, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हुए 2f cos थीटा। इसका फोर्स था हमारा ऐसा f cos थीटा, इसका फोर्स था हमारा ऐसा f, उसका कंपोनेंट आया f cos थीटा, इसका फोर्स था f, उसका कंपोनेंट आया हमारे पास f cos थीटा। हमारे पास नेट फोर्स बन गया 4f cos थीटा, और इन चार्जेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे से हो गए कैंसिल। सो हमारे पास नेट फोर्स क्या आया, हमारे पास नेट फोर्स आया 4f cos थीटा। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, k क्यूब क्यूब डिवाइड बाई में इस d का होल स्क्वायर। इस d की वैल्यू कितनी है, L²/2 प्लस में h स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब h डिवाइड बाई में √L²/2 प्लस में h स्क्वायर। 4k क्यूब h डिवाइड बाई में L²/2 प्लस में h स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स। सो अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ की। कूलाम लॉ की पहली लिमिटेशन से हम इसे सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड चार्जेस पे कूलाम लॉ नहीं लगता है। पहला, वी कैन नॉट अप्लाई कूलाम लॉ टू एक्सटेंडेड चार्जेस। दूसरी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि कूलाम लॉ, मान लो हमारे पास दोनों चार्जेस रेस्ट पे रखे हुए, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर हमारे पास दोनों चार्जेस स्टैटिक है तो क्या कूलाम लॉ लग सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर दो चार्जेस स्टैटिक है तो कूलाम लॉ लग सकता है। क्या दो चार्जेस मोशन में है तो कूलाम लॉ लग सकता है? नहीं। दो चार्जेस अगर मोशन में है तो कूलाम लॉ नहीं लग सकता।
क्या अगर एक चार्ज रेस्ट पे और एक चार्ज मोशन में तो कूलम लॉ लग सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर एक चार्ज आपके रेस्ट पे है, एक चार्ज आपके मोशन में है तो कूलम लॉ लग सकता है। सो अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तो कूलम लॉ एप्लीकेबल है? हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल है। बोथ चार्जेस आर इन मोशन, अगर दोनों चार्जेस हमारे मोशन में तो क्या कूलम लॉ लग सकता है? जी नहीं लग सकता, नॉट एप्लीकेबल। अगर हमारा एक चार्ज रेस्ट पे है और एक चार्ज मोशन में तो क्या लग सकता है? जी हाँ बिल्कुल लग सकता है। सो अब हम करते हैं एक्सटेंडेड चार्ज वाला क्वेश्चन जिसकी अभी अभी हमने बात की थी। मान लो ये कोई रोड है जिसपे चार्ज Q है, लेंथ L है इस रोड की, और इस पे चार्ज क्या है? यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है कोई पॉइंट चार्ज Q यहाँ से A डिस्टेंस पर। ये हमारे पास रोड है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हम मैकेनिक्स में पढ़ा करते थे यूनिफॉर्म मास, तो वहां पे क्या होता था कि जो मास है वो हर हिस्से पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था। अगर यहाँ पे मास m है तो यहाँ पे भी m होगा, यहाँ पे भी m होगा, यहाँ पे भी m होगा, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे चार्ज Q यूनिफॉर्म है मतलब यहाँ पे हर हिस्से पे चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। अब हमें निकालना है क्या? अब हमें इस रोड और इस Q के बीच में फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन रोड एंड पॉइंट चार्ज Q। हमें इस पॉइंट चार्ज Q और इस रोड के बीच में निकालना है फोर्स। मैंने इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसका तरीका आपको बता दिया था अभी कुछ देर पहले, बट वो बताया थोड़ा तेजी में था तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। अभी हम इसको धीरे से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे इस Q से x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का बहुत ही छोटा सा चार्ज dq काट के बाहर निकाल लेंगे और फिर dq और q के बीच में फोर्स निकालेंगे जो कि कितनी डिस्टेंस पे होगा? यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा और यहाँ की इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? dx। इस dx लेंथ का टुकड़ा इस रोड, इस dx लेंथ का टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे जिसपे चार्ज कितना होगा? dq होगा। सिंस ये रोड है यूनिफॉर्म है तो हम इसके लिए लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्या होगा? q/l। इसके लिए हमने लैम्डा डिफाइन किया, वो क्या आ गया हमारा? q/l। इस dq चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? लेंथ l पे था कितना? q। एक यूनिट लेंथ पे कितना होगा? q/l। इस dx लेंथ पे कितना होगा? q/l dx। q/l को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डॉट dx। अब इस dq पे और इस q पे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? ये dq और इस q के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? k dq q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। k q dq को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा dx बाई x स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास इस चुन्नू से चार्ज की वजह से फोर्स। हमें तो पूरी रोड की वजह से निकालना है, पूरी रोड की वजह से निकालना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन df का इंटीग्रेशन। और ये तीनों हमारे कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x कहां से कहां तक वेरी करेगा? पहला चार्ज कहां पे मिलेगा? x बराबर a पे, फिर मिलेगा यहाँ पे, फिर मिलेगा यहाँ पे, फिर 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 कहां पे मिलेगा? a प्लस
एल पे। सो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, ए से ए प्लस एल। यहां पर जो फोर्स आ जाएगा डी एफ का इंटीग्रेशन एफ बराबर के क्यू लेमडा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x इंटीग्रेशन होगा ए से ए प्लस एल पर, जो कि हमारे पास क्या देगा के क्यू लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। सो ये रहा आपके पास नेट फोर्स जो कि लगेगा इस रोड पे और इस क्यू के बीच में। सो आप इसे नोट करो, फिर हम आज की क्लास का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई छत थी, ये जो छत थी, इस छत से दो रस्सियां लटक रही थी, दो स्ट्रिंग्स लटक रही थी। इस स्ट्रिंग के इस एंड पे था हमारा चार्ज क्यू, इस एंड पे था हमारा चार्ज क्यू, और ये जो एंगल था वो हमें दे रखा था थीटा, ये वाला एंगल भी था थीटा। ये पूरा सिस्टम किसमें था, हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हमें सवाल में क्या दे रखा है, हमें सवाल में दे रखा है कि इन जो चार्जेस की थी क्यू क्यू, इनका मास भी था एम एम, चार्ज क्यू मास एम, और हमें इनकी मास डेंसिटी दे रखी थी, हमें इनकी मास डेंसिटी दे रखी थी, दोनों की सेम थी मास डेंसिटी। हमें क्या दे रखी थी, मास डेंसिटी रो। अब हमने क्या किया, अब पहले तो यहाँ पे मास डेंसिटी क्यों लिखी है, अगर मैं सिर्फ डेंसिटी लिखता तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ए को डेंसिटी भी पढ़ ली अभी, चार्ज डेंसिटी जो कि होता है क्यू बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम। सो मास डेंसिटी इसलिए लिख रहे हैं, ये होता है हमारा मास बाई वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। सिंस हमारी ये पार्टिकल चार्ज भी है, चार्ज भी है, सो हम इनके लिए लिखेंगे मास डेंसिटी, और हमें सिर्फ मास डेंसिटी दे रखी जो कि हमें दे रखा है रो। अब हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठा के किसी ऑयल में रख दिया, जिसकी हमें डेंसिटी दे रखी थी सिग्मा, ऑयल की डेंसिटी हमें दे रखी थी सिग्मा, और ये सिस्टम हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। सेम पोजीशन पे ये सिस्टम था इक्विलिब्रियम में। इसको पूरे ऑयल में शिफ्ट करने पे भी हमारे पास सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन आई। हमारे पास सवाल क्या है, हमें निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास वैक्यूम में एयर में थी, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास ऑयल में है। मतलब ये जो थीटास की वैल्यू है वो हमारे पास सेम है। अब आप करो इस क्वेश्चन को ट्राई, आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम या एयर की। वैक्यूम या एयर में इस चार्ज क्यू पे टेंशन लग रही थी इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था इस तरफ, और mg लग रहा था नीचे। ये हमें थीटा दे रखा था, ये भी होता हमारे पास थीटा, और ये आता हमारा t cos थीटा, और ये आता हमारे पास t sin थीटा। सिंस ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो मैं t sin थीटा इज इक्वल टू f, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg। हमारे पास tan थीटा क्या आ गया, f बाई mg। सो हमने वैक्यूम या एयर की बात की। वैक्यूम या एयर में हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg। हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू
एफ बाई एम जी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल के केस में चार्ज क्यू पे इधर लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नीचे लग रहा है एम जी। सिंस ये ऑयल में रख दिया है, सो ऑयल की वजह से लगेगा कुछ बायोन्सिक फोर्स, जो कि लगा हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, और इस तरफ लग रहा था हमारा टेंशन टी। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा हमारा थीटा, ये वाला एंगल भी था हमारा थीटा। सो ये वाली आ गई हमारे पास टी कोस थीटा, और इधर आ गया हमारा टी साइन थीटा। सिंस ये वाला सिस्टम भी हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर था, तो हम लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और टी कोस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू एम जी। टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस बी। इसको और इसको करो डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई में एम जी माइनस बी। क्या ये एफ वही फोर्स रहेगा या फिर दूसरा हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स बाई फोर्स मीडियम। और फोर्स मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स मीडियम को हम लिख सकते हैं एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाई में इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो हम इसको लिख सकते हैं एफ बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एम जी माइनस बी। सिंस ये टेन थीटा और ये टेन थीटा बराबर थे, सो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बराबर रख देते। सो एफ बाई एम जी हमारे पास किसके इक्वल हो गया? एफ बाई एप्सिलॉन आर एम जी माइनस बी। हमारे पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो गया एम जी डिवाइड बाई में एम जी माइनस बी। हम मास को क्या लिख सकते हैं? हमारे पास मास डेंसिटी दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? रो वी। वी क्या होगा? सिंस हमारे पास ये सिस्टम ऑयल के अंदर सबमर्ज्ड है, तो इस सिस्टम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी? क्या ये वो होगा? नहीं, ये होगा इस मास ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी। ये होगा हमारे पास मास ऑफ बॉडी। बायोन्सी को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी या ऑयल की डेंसिटी हमें क्या दे रखी है? सिग्मा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, कितनी वॉल्यूम सबमर्ज है? पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम V आ जाएगा। और बायोन्सी क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? M को क्या लिख सकते हैं? रो वी जी डिवाइड बाई में रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। इसे हम लिख सकते हैं रो डिवाइड बाई में रो माइनस सिग्मा। सो आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।